वेलकम टू चैनल बैक अगेन। सर आज की इस वीडियो में एलडीवी सीसी के जो जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं उसके ऊपर एग्जांपल करने वाले हैं। मोस्ट प्रॉब्ली हमारा जो फोकस रहेगा वो रूल 2 जो पीआई का जो रूल 2 है उसके हेल्प से हम कैसे एलडीवी सीसी का जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। हमने ये जो रूल 2 जो पीआई का जो रूल 2 है वो हमने गए वीडियो से उसके ऊपर जो एग्जाम्पल्स है वो सॉल्व करने को चालू किया है। तो अगर आपको वो वीडियो एक्सेस करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, फिर आई बटन में क्लिक करो तो मिल जाएगी। और इसकी जो कोर्स की जो प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखे है। अगर आपको ये टर्म्स पता नहीं है, पीआई क्या है, सीएफ क्या है, एलडीवीसीसी क्या है, तो वो सारी जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है वो सारी चीज़ें उस प्लेलिस्ट में मैंने अरेंज करके रखी है, तो आप वो जाके देख सकते हो। उसके लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखे है, फिर आई बटन में क्लिक करो तो मिल जाएगी। पर फिलहाल के लिए इस वीडियो का हम शुरू करते हैं। सो आज जो हमें इक्वेशन दिया गया है वो इस तरह से है, d² + 4y = cos 2x। सो इस तरह से हमें इक्वेशन दिया गया है। तो हमें देखना है कि जैसे हमने जनरल प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं टू फाइंड आउट एलडीवीसीसी का जनरल सॉल्यूशन, तो उसके हिसाब से हमें पहले देखना है कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये डिफरेंशियल ऑर्डर फॉर्म में है कि नहीं, मतलब ये जो कैपिटल डी है कि नहीं, कैपिटल डी फॉर्म में है कि नहीं। तो यार है, यहाँ पे d² + 4 है, यहाँ पे डिफरेंशियल ऑर्डर मतलब डिफरेंशियल फॉर्म में नहीं है। तो हमारा जो स्टेप 1 था वो तो क्लियर हो गया। अभी हमें क्या करना है, इसमें से जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो क्रिएट करना है। और वो हम कैसे क्रिएट करते हैं कि यहाँ ये जो इक्वेशन यही हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको सिर्फ हमें इक्वेट टू 0 करना है एंड देन हमें इसके रूट्स निकालने, जिससे कि हम हमारा जो CF का जो इक्वेशन है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अभी हम प्रोसीड करेंगे। तो मैं जो स्टेप्स है जो मतलब से लिखते हैं तो वो मैं सारा लिख दूंगा। तो इस तरह से मैंने इक्वेशन मार्क कर दिए। इसने जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन उसको मैंने इक्वेशन 1 मार्क कर दिया, और जो हमारा ए मतलब यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन उसको मैंने यहाँ पे इक्वेशन 2 मार्क कर दिया। तो अभी हमें इसके रूट्स निकालने के हैं। तो मुझे तो पता है इसके रूट्स 2i - 2i आएंगे, बट अभी हमें फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड कंप्लीशन तो अभी हम जिस तरह से हम जो नॉर्मल मेथड हम क्या यूज करते हैं, हम कैलकुलेटर यूज करते हैं। तो वही हम सेम स्टेप्स करने वाले हैं। पहले तो हमें मोड में जाना है, देन में जो इक्वेशन का जो ऑप्शन है मतलब जो हमारा 5 यहाँ पे मेरे कैलकुलेटर में 5 ऑप्शन है। उसके बाद में हमें जो डिग्री है वो कंपेयर करनी है। यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक, तो हमारा यहाँ पे 3 ऑप्शन में 3 ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे हमें से अभी ए बी सी की वैल्यूज एंटर करनी है कैलकुलेटर में। तो हमारे यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू हमारी 0 आती है एंड सी की वैल्यू हमारी 4 आती है। तो यहाँ पे देखोगे तो जो पहला रूट आता है हमारा 2y और सेकेंड रूट आता है हमारा -2y। सो द रूट्स ऑफ यहाँ पे ये d, तो d के जो रूट्स आते हैं 2i - 2i। सो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ द रूट्स ऑफ ए आर। सो यार अभी हमें इसका CF लिखने का है फॉर दिस गिवन ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसका CF? तो हमें पता है कि अगर आप इस रूट्स को देखिए तो ये रूट्स कॉम्प्लेक्स है और ये यूनिक है। मतलब इसके लिए अभी हम कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं? तो CF का जो थर्ड रूल है, मतलब हम लोग CF उसके लिए कैसे लिखते हैं, जब अगर हमारा जो रूट्स है वो हमारे कॉम्प्लेक्स है और यूनिक है, तो हम कैसे लिखते हैं e⁴x cos βx + sin βx। तो हम इस तरह से लिखते हैं जो CF है। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो अल्फा है, अल्फा मतलब क्या, इस कॉम्प्लेक्स के साथ कोई भी अगर रियल टर्म आता है वो हमारा अल्फा है, बट यहाँ पे कोई अल्फा तो है नहीं है। तो अभी हमें यहाँ पे अल्फा 0 आता है। सो e⁴x मतलब क्या होता है 1, तो मतलब हमें इसी लिखना है, मतलब cos βx। तो बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, तो हमें वही सब्स्टिट्यूट करना है। सो देयरफॉर हमारा जो CF आता है वो इस तरह से आता है। मैंने यहाँ पे एक लिखना, यहाँ पे C1 और यहाँ पे C2 लिखना भूल गया, तो वो ऐड कर देना। एंड अब तो अभी हम यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको। सो देयरफॉर हमारा CF इस तरह से आता है। ये हमारा CF है फॉर द गिवन इक्वेशन, एंड मैं इसको इक्वेशन 3 मार्क कर लेता हूँ। सो हमने हमें CF का फाइंड आउट कर लिया। अभी हमें क्या करना है, थर्ड हमारा स्टेप क्या है कि हमें PI कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि PI कैसे कैलकुलेट करते हैं। PI क्या है हमारा 1/FD × x, हमारा ये PI है। अभी हमारा FD क्या है, FD तो हमारा ये d² + 4 है। x क्या है, x यहाँ पे टर्म इक्वल टू के बाद जो भी टर्म होता है वो हमारा x होता है। तो ये हमारा cos 2x हमारा x है, तो मैं यहाँ पे अभी वही लिखने वाला हूँ। सो इस तरह से हमें इक्वेशन आ जाता है जब मैंने सारी जो वैल्यूज है FD के बदले d² + 4, x के बदले cos 2x मैंने सब्स्टिट्यूट किया। सो अभी अगर देखोगे आप इस इक्वेशन को देखोगे तो ये कौन से PI का रूल इसमें अप्लाई हो सकता है। तो रूल 1 में हम देखते हैं, रूल 1 में क्या होता है कि हमारा जो x है वो e⁻mx होना चाहिए, तो ये या फिर अल्फा x होना चाहिए, ax होना चाहिए। तो वो
उस फॉर्म में तो है नहीं है, यहाँ पे तो हमारे पास कॉस है। कॉस मतलब क्या था, रूल टू क्या कहता है कि अगर जो हमारा एक्स है वो साइन बाय कॉस साइन है या फिर कॉस है तो हमने रूल टू अप्लाई करना है। और रूल टू में क्या होता है कि जो भी डी स्क्वायर की वैल्यू है उसे हमें डी स्क्वायर को हमें माइनस ए स्क्वायर, मतलब ए क्या है यहाँ पे, ए हमारे यहाँ पे 2 है इन दिस एग्जांपल, तो हमें यहाँ पे -4 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। बट अगर आप देखोगे इसको अगर -4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, मतलब ये इनडिफिनाइट हो जाएगा, इन्फिनाइट में इन्फिनिटी चले जाएगा। तो अगर ये ऐसा, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उसी मैंने रूल 2 में बताया कि हम अगर ऐसा कंडीशन आता है तो हमें ये जो नीचे का जो डिनोमिनेटर है उसे हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एंड देन ऊपर x की वैल्यू, x की जो पावर है यहाँ पे अभी x0, तो x की पावर जो है वो 1 हो जाएगी, एंड उसके बाद में हम आगे प्रोसीड करेंगे, मतलब इंटीग्रेट होगा। तो मैं यहाँ पे आपको डिटेल स्टेप बताऊंगा कैसे होता है वो। तो मैंने जब यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे इस टर्म को डिफरेंशिएट करने से क्या आता है, 2d आ जाता है, और ये 4 क्या है, कांस्टेंट है तो वो 0 आ जाता है। देन ये हमारा cos 2x। अभी अगर आप देखोगे, मैं अगर इसको स्प्लिट करके लिखता हूँ जरा सा, जब मैं इसको स्प्लिट करके लिखूँ तो ये x/2 हो जाता है और ये 1/d इंटू cos 2x। और हमें जिस तरह से पता है कि मैंने जैसे इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि d क्या है हमारा, d हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो हमारा 1/d क्या होगा, इंटीग्रल ऑपरेटर है। ये भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर 1 या 2 में मैंने बताया था आपको कि डिफरेंशियल ऑपरेटर, अगर d डिफरेंशियल ऑपरेटर तो 1/d इंटीग्रल ऑपरेटर है। तो हम अभी इसको इंटीग्रल ऑपरेटर कंसीडर कर सकते हैं, मतलब हम लोग 1/d के बदले हम इसको ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटू dx के साथ हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो अभी मैं यहाँ पे वही करने वाला हूँ, x/2 को जैसे है वैसे रखूंगा और cos 2x को मैं इंटीग्रेट करूंगा। सो देयरफॉर मैं यहाँ पे आगे का जो भी स्टेप्स है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो इस तरह से इक्वेशन आ जाता है जब हम लोग यहाँ से मैंने 1/d को मैंने इंटीग्रल ऑपरेटर में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी हम इसको आगे कैसे कर सकते हैं, मैंने ये क्यों किया, इसको पता है कि हमने यहाँ पे हमारी ये जो कंडीशन है ये डिससैटिस्फाई नहीं हो पाई, मतलब यहाँ पे अगर ये इंडिफिनाइट हो रहा है इसके लिए हमने आगे इस तरह से प्रोसीड किया है। वो रूल 2 में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है रूल 2 में, तो जब मैंने पीआई के जो रूल्स है वो वीडियो में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो सेम अभी ये इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, तो अभी हमें पता है कि cos 2x का अगर हमें इंटीग्रल क्या आता है, x/2 इंटू साइन 2x/2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, एंड जो हमारा पीआई है वो आ जाता है x/4 इंटू साइन 2x। सो इस तरह से हमारा पीआई आ जाता है। सो हमारा जो जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, सो देयरफॉर ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आता है तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन है फॉर दिस गिवन इक्वेशन, जहाँ पे ये पार्ट हमारा आता है, ये हमारा CF है और ये हमारा PI जो हमने यहाँ से निकाला। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 है, तो ये इक्वेशन उसको मैं 4 मार्क किया, मैंने नहीं बोलिया मैं, तो ये हमारा इक्वेशन 3 या इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हमें इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। तो ये है फाइनल सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन इक्वेशन। अगर कुछ लिखना तो आप लिख सकते हो, और हम लोग अभी सेकेंड सम करने वाले हैं और एक सम करने वाले हैं। सो हमारा सेकेंड इक्वेशन इस तरह से जाता है, d² - 4y = cos square x। सर ये जो सम है ना ये मैं सॉल्व करने वाला हूँ, बट इसके पहले मुझे आपको एक बताना है कि अगर आप ये वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन को कॉपी कर लो जिस तरह से मैंने, और ये जो सम है, ये जो एग्जांपल है वो जिस तरह से मैंने इसके पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था उसमें sin² x था, तो वैसे ही सेम है, वो उसमें ज़्यादा थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी थी, इसमें इतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा ईजियर टाइप का सम है। तो आप पहले ये ट्राई करना, अगर आपको नहीं आ रहा है देन अगर आपको वॉच करना तो आप वॉच करो, ये पूरी वीडियो देख लो। मैं ये इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं अभी इसी वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ये वीडियो पॉज करो, ये देख लो, आप ये एग्जांपल ये जो मैंने इक्वेशन दिया है उसको कॉपी कर लो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, और जो आंसर है वो आप इस वीडियो के साथ जो मैंने सॉल्यूशन बताऊंगा उसके साथ मैच कर सकते हो। सो अगर तो पॉज करो वीडियो फॉर 2 सेकेंड्स, मैं वेट कर रहा हूँ आपके लिए। आई होप आपको इस इक्वेशन का आंसर मिल जाएगा जिन्होंने सॉल्व किया रहेगा वो, और आपको समझ में भी आएगा अगर आपने गए वीडियो भी देखा है और ये इक्वेशन अभी सॉल्व किया है तो उसमें सिमिलरिटीज आपको दिखने लगेगा आपको। अगर किसी को नहीं आया आंसर तो अभी हम इस वीडियो में इस इक्वेशन का आंसर डिस्कस करने वाले हैं,
तो आप अगर कहाँ पे गलती हुई है, अगर आपको या फिर जिसने सॉल्व किया उनको लगता है कि ये मैंने स्टेप मिस किया, तो आप वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में अभी देख सकते हो। तो अभी हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हम जैसे से पता है कि हमारा स्टेप 1 क्या है कि पहले हमें देखना है कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म में है कि नहीं, मतलब कैपिटल डी में है कि नहीं। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये कैपिटल डी फॉर्म में है, और अगर हमें अभी उसको हमने ये तो हमने ये कंफर्म कर लिया कि ये कैपिटल डी फॉर्म में है। उसके बाद में हमें ए कंस्ट्रक्ट करना है। तो हमारा ए क्या होता है, ये जो टर्म है ये हमारा ए है, तो हमें इसको इक्वेट टू 0 कर देंगे तो ये ए बन जाएगा। तो अभी मैं जो भी स्टेप्स लिखता हूँ इसको 1 मार्क करता हूँ, इक्वेशन को 2 मार्क करता हूँ ए के, तो वो मैं अभी लिख दूंगा। सो देयरफॉर इस जो गिवन इक्वेशन को मैंने इक्वेशन 1 मार्क कर लिया, और जो ए है हमारा यहाँ पे ए मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको हमने इक्वेशन 2 मार्क कर लिया है। तो हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन तो फाइंड आउट कर लिया। अभी हमें इसके रूट्स निकालने हैं जिससे कि हम इस इक्वेशन के लिए CF कंस्ट्रक्ट कर सके। सो अभी हमें जिसको पता है इसके रूट्स क्या है, 2 - 2 आता है। सो यहाँ पे अगर आपको अगर नहीं पता चल कैसे अगर नहीं आता तो आप कैलकुलेटर भी यूज करते हो, जिस तरह से मैंने आपको पहले प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया। तो यहाँ पे हमें जो ए की वैल्यू है वो 1 आती है, बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे एक सेकेंड, ओप्स, तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो 1 आती है, बी की वैल्यू 0 आती है, एंड सी की वैल्यू -4 आती है। मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, तो -4 आती है, एंड देन हमारे जो रूट्स आते हैं वो 2 आ रहा है एंड -2 आ रहा है। तो इस तरह से हमारे जो डी यहाँ पे जिसके रूट्स है, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स क्या आते हैं, d = 2, -2। सो हमारे जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द ए रूट्स आर सो हमारे रूट्स इस तरह से आते हैं। अगर हमें इस इक्वेशन के लिए CF जनरेट करना है तो हम क्या देखते हैं, हम ए के रूट्स देखते हैं। तो यहाँ पे ए के रूट्स क्या है, ये ए के रूट्स रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है, मतलब ये CF का रूल 1 में चला जाए। और हमें रूल 1 क्या बताता है CF का, C1 e⁻mx m1x + C2 e⁻m2x एंड ऐसे n तक चले जाता है, तो जनरल फॉर्म में। तो अभी हमें अगर इस इक्वेशन के लिए लेंगे तो हम कैसे लिखते हैं CF, तो C1 e⁻m1। तो हमारे यहाँ पे पहला रूट क्या है, 2x + C2 e⁻−2x। सो हमारा जो CF है इसे मैं इक्वेशन में 3 मार्क कर लेता हूँ। सो ये इक्वेशन ये हमने CF जनरेट कर लिया। अभी हमारे पास CF भी है। अभी हमारा स्टेप 3 क्या है, हमारा PI फाइंड आउट करना है। तो हमें PI का फॉर्मूला क्या है, PI = 1/FD × x। तो हमें FD हमें पता है, d² - 4 हमारा FD है, और हमारा जो x है वो है cos² x। सो मैं यहाँ पे वही सब्स्टिट्यूट करूंगा। सो इस तरह से इक्वेशन आ जाती है। तो हमने सारी जो वैल्यूज है 1/FD की वैल्यू और x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। दो अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो x को हम लोग रूल 1 देखें। रूल 1 में क्या होता है कि e⁻x फॉर्म में होना चाहिए। रूल 2 में क्या होता है कि यार साइन और कॉस होना चाहिए। यहाँ पे साइन और कॉस तो है, बट हम देखेंगे तो यार अगर ये cos² के लिए कोई रूल नहीं है अभी तक हमारे पास, तो हम इसको कन्वर्ट तो कर सकते हैं। हमें पता है कि cos² को हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब अगर यहाँ पे अगर हमें पता है कि 2 cos² x = 1 + cos2x होता है, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम यहाँ पे इस 2 को हम लोग अगर न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे, डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे cos² 2x को हम लोग 1 + cos2x से हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो वही मैं यहाँ पे अभी इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नीचे सिर्फ ये लिखना ही है। सो इस तरह से हमें इक्वेशन मिल जाता है जब हमने यहाँ पे cos² x के बदले 1 + cos2x सब्स्टिट्यूट किया, जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया, जिससे कि हम रूल 2 अप्लाई कर सके। सो मैं यहाँ पे जो आगे की कैलकुलेशन है वो मैं इस साइड में करूंगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो हाफ को मैं पहले ही बाहर निकाल लेता हूँ, और यहाँ पे 1/d² - 4 को ना सबके साथ में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाएगी। सो इस तरह से हमें PI आ जाता है। सो अगर आप देखोगे अभी यहाँ पे और यहाँ पे
यहाँ पे दोनों पे अलग अलग रूल लग रहे हैं। अभी ये एग्जाम्पल 1 जिस तरह से मैंने आपको गए वीडियो में बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया था, तो भी उस फॉर्म में आने का लग रहा है। यहाँ पे सिर्फ कॉस के बदले वहाँ पे साइन था। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप इस इक्वेशन पे गौर करोगे तो यहाँ पे कोई टर्म नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कोई टर्म नहीं दिख रहा है, मतलब ये जो इक्वेशन मतलब यहाँ पे जो कौन सा टर्म यहाँ पे प्रेजेंट है, e raised to 0x। e raised to 0x हमें क्या पता है, e raised to 0x मतलब 1 होता है, तो यहाँ पे वही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे e raised to 0x अगर यहाँ पे है तो मतलब इस इक्वेशन के लिए रूल 1 अप्लाई होता है ऑफ पी आई, और यहाँ पे तो हमारा जो रूल 2 है ऑफ पी आई वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो मैं आगे आपको अभी अप्लाई करके बताता हूँ। इस तरह से इक्वेशन आ जाता है जब हमने यहाँ पे रूल 1 और रूल 2 अप्लाई कर दिया। यहाँ पे रूल 1 हम क्या करते हैं, रूल 1 में क्या देखते हैं कि जो भी डी की वैल्यू है, डी को हम लोग ए से इक्वेट कर देते हैं। डी के बदले हम ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे हमारा ए क्या है, 0 है, तो यहाँ पे अगर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे -4 आ जाता है। और हम लोग रूल 2 में क्या करते हैं कि जो यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं d² के बदले -a² सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमें d², रूल 2 हम क्या कहते हैं, d² अगर टर्म रहेगा तो उसके बदले हमें -a² सब्स्टिट्यूट करना है टू गो विथ रूल ऑफ जो पी आई का जो रूल 2 है वो हमें फॉलो करने के लिए। तो इस तरह से हमें इक्वेशन आ जाती है। यहाँ पे ये -4 आ जाता है और ये -8 आ जाता है। सो अगर आपको इसको और अगर सिंप्लीफाई करना है तो आप यहाँ से जो 4 है इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, एंड यहाँ पे सिर्फ 2 बच जाएगा, तो 4 को कॉमन निकालेंगे तो -4 निकाल सकते हैं कॉमन। सो ये हमारा फाइनल पी आई आता है फॉर दिस गिवन इक्वेशन। यहाँ पे ये 3 था तो मैंने इसको इक्वेशन में 4 मार्क कर लेता हूँ। सो हमें पता है कि अगर अभी इस इक्वेशन में जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं। सो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन मतलब गिवन LDVCC हमारा कैसे आता है, y = CF + PI। सो हमारा y, तो हमें CF क्या है हमारा, ये है C1 e⁻² + C2 e⁻²। सो ये हमारा फाइनल जनरल सॉल्यूशन है फॉर दिस गिवन LDVCC। तो हमारा यहाँ पे जो CF है ये हमारा ये पार्ट है, और हमने यहाँ पे यहाँ पर ये -8 आना चाहिए, माइनस भूल गया। तो यहाँ पे ये हमारा जो PI है ये हमारा यहाँ से यहाँ रेशियो से, तो अगर इसको हम लोग ऐड करते तो हमारा जनरल सॉल्यूशन मिल जाता है। सो अगर आपको कुछ लिखना तो आप लिख सकते हो, और अगर आपको कुछ अगर यहाँ पे अगर आपका आंसर राइट आया तो कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आपको नहीं भी आया तो आपको समझ में आ गया रहेगा कि कैसे अगर हमें ऐसा सम दिया रहेगा तो हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। सो अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो अब। सो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आई होप मैंने आपको जो पढ़ा है वो समझा होगा, और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।